नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से ग्रहों के फल आपको बताने की कोशिश की है और बहुत सारे ग्रहों के बारे में मैं जानकारी 12 ही भावों में दे भी चुका हूं। आगे भी वीडियो ऐसे ही जारी रहेगी, आगे भी हमने जानकारी आपको देते रहना है। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये भी जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, जीवन हमारा बहुत बड़ा है और जब आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको आधे घंटे में, 20 मिनट में या 1 घंटे में नहीं बता सकता। बहुत सारे पहलू हमारे लाइफ के ऐसे होते हैं जो हम आधे घंटे में या 20 मिनट में किसी भी एस्ट्रोलॉजर से नहीं जान सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत है कि हमारी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाए। हमारी कुंडली को लगन भाव में जो ग्रह हैं वो भी देखे जाए, चलित भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो भी देखे जाए, चंद्र कुंडली से भी ग्रह देखे जाएं, लाल किताब की चंद्र कुंडली से भी ग्रह देखे जाएं, वर्ष फल भी देखा जाए, वर्ष में क्या चल रहा है आपके साथ में, किस ग्रह की दशा है, किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, लाल किताब में दशा किस ग्रह की है। ये सारी चीजों को देखने के बाद आपके जीवन में क्या घट चुका है, क्या घट सकता है और क्या घट रहा है, इसकी जानकारी ली जा सकती है। और ये सारा स्टडी करने में समय लगता है। वैसे तो हम जब किसी की कुंडली देखते हैं तो उनका सभी तरह से लाल किताब के हिसाब से भी और वैदिक ढंग से भी संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही उनको उपाय बताते हैं और उनके जीवन में जो घट चुका है वो भी हम टैली करते हैं। आपकी कुंडली को देख के प्रेडिक्शन करके हम देखते हैं कि क्या ये कुंडली सही है, क्या समय का अंतर तो नहीं रह गया और वास्तव में ये कुंडली हम जिसकी देख रहे हैं ये उस पर कितना फिट बैठती है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, वो चेक करने के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन के बाद हम ग्रहों का क्या फल है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं उसके बारे में लिखते हैं या आपको बताते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम भी 15 मिनट में या 20 मिनट में, आधे घंटे में आपको नहीं बता सकते हैं। तो इस चीज के समाधान के लिए हमने लाल किताब जन्म पत्रिका बनाई है और ये लाल किताब जन्म पत्रिका आपके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देती है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको नहीं पता होता है और आप गलती से वो सब कर रहे होते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर के वास्तु के बारे में, आपकी कुंडली क्या कहती है, नहीं पता होता। आपकी कुंडली में आपके ग्रहों के आधार पर ही आपके घर का वास्तु सेट किया जाता है लाल किताब के हिसाब से। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में छठे भाव में बुध बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान का मुख्य द्वार, घर का मुख्य द्वार अगर उत्तर दिशा में होगा तो उसके लिए, उनकी बेटियों के लिए ये बहुत शुभ नहीं रहेगा। छठे भाव में बुध बैठे हुए हों, उत्तर दिशा का मकान बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता और खासकर ऐसे इंसान की बहन या बेटियां उत्तर दिशा में अगर ब्याही जाए, उत्तर दिशा में अगर शादी की जाए तो वो कष्ट पाती हैं। इसी प्रकार 9 के 9 ग्रहों के बारे में लाल किताब में बताया गया है कि आपको किस दिशा का मकान लेना चाहिए, किस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए, क्या कार्य आपको करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी हमने लाल किताब जन्म पत्रिका में बताई है। तो हमारी लाल किताब जन्म पत्रिका में और औरों की लाल किताब जन्म पत्रिका में क्या अंतर है ये आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे। तो मेरे पास में एक ये जन्म पत्रिका है
लाल किताब जन्म पत्रिका है ये, और इसमें हम 50 पेज की ये लाल किताब जन्म पत्रिका बनाकर देते हैं। अब ये 50 पेज में एक भी पेज ऐसा नहीं है जो इसमें फालतू का जोड़ दिया गया है। काफी इसको मोटा बनाने के लिए, इसमें फाइल मोटी दिखाने के लिए पेपर नहीं जोड़े गए हैं। इसमें हर बात वो बताई गई है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप लाल किताब जन्म पत्रिका में क्या क्या पाते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, और मैं ये वादा करता हूं कि ये किताब आपके लिए फायदेमंद होगी, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू का इसमें रखा गया है। सबसे पहले पेज में गणेश वंदना की गई है और नवग्रह के स्तोत्र बताए गए हैं। अगर आप इन नवग्रह के स्तोत्र को पढ़ते हैं तो भी आप नवग्रहों के शुभ फल प्राप्त करते हैं। नवग्रहों का अगर हम सुबह सुबह एक बार स्तोत्र पढ़ लें तो नवग्रह हमारे हित में कार्य करने लग जाते हैं। ये पहले पेज पे दिया गया है। अब दूसरे पेज पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ज्योतिषीय सारणी मिलती है, जिसमें उस दिन का पंचांग होगा, संपूर्ण जानकारी होगी कि किस दिन का ग्रह कौन सा था, जब इन जातक का जन्म हुआ तब दिन का ग्रह कौन सा था, समय का ग्रह कौन सा था, लगन कौन सा था, लग्नाधिपति कौन थे, राशि कौन सी थी, राशिपति कौन थे, नक्षत्र कौन सा था, नक्षत्रपति कौन थे, नक्षत्र चरण कौन सा था, पाया कौन सा था, ऋतु कौन सी थी, मास कौन सा था, पक्ष कौन सा था, तिथि कौन सी थी, तिथि श्रेणी क्या थी, तिथि पति कौन थे। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है इसमें मिल जाती है पहले पेज में। दूसरे पेज में हम देखते हैं जन्म लगन कुंडली होती है और साथ में लाल किताब लगन कुंडली होती है। वैदिक लगन कुंडली होती है, आप वैदिक ढंग से, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो वैदिक कुंडली भी होती है, और लाल किताब की लगन कुंडली भी यहाँ पे होती है। और वैदिक ज्योतिष से ग्रहों की जो स्थिति है वो इसमें बताई गई है, फिर लाल किताब से ग्रहों की स्थिति इसमें बताई गई है। लाल किताब से भावों की स्थिति बताई गई है कि कौन सा भाव पक्का घर है, कौन सा सोया है, कौन सा उच्च ग्रह है, कौन सा नीच ग्रह है, किस्मत को जगाने वाला ग्रह कौन सा है। और उसके बाद लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाई गई है और वैदिक चंद्र कुंडली बनाई गई है, साथ ही लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाई गई है। इसके बाद लाल किताब से ग्रहों की दृष्टि बताई गई है कि ग्रहों की दृष्टि किस किस ग्रहों पर पड़ेगी, किस किस घर पर पड़ेगी। और उसके बाद विषुवंतरी दशा, जो वैदिक की विषुवंतरी दशा है, वो बताई गई है। और इसमें फिर जातक के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है कि जातक का किस तरह का स्वभाव होगा, किस तरह का वो कार्य करेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, शरीर के संबंधी क्या क्या रोग इस इंसान को हो सकते हैं, क्या क्या परेशानी इसको उठानी पड़ सकती है लाइफ में, वो सारी जानकारी जो है पहले पेज जातक के जो पहली जानकारी, सामान्य जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद 9 ग्रहों का फल 12 ही भावों में दिया गया है, यानी 12 भावों में उस इंसान के जो जो ग्रह जहां जहां पर बैठे हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर पहले दी गई है जानकारी 11वें भाव में स्थित बृहस्पति का फल। इसमें 11वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति का फल बताया है और 11वें भाव में स्थित बृहस्पति के उपाय बताए गए हैं, और जिसमें काफी सारे उपाय इसमें बताए हैं, 12 उपाय बताए हैं। इसमें से जो भी उपाय आपको पसंद आता है, जो उपाय आप इजिली कर सकते हैं, उस उपाय को आप इसमें कर सकते हैं। फिर दूसरे में पहले भाव में स्थित सूर्य का फल बताया गया है, सूर्य के फल और उसके उपाय वो बताए गए हैं। फिर चंद्रमा के फल और उपाय बताए गए हैं। इसी प्रकार 12वें भाव में स्थित शुक्र का फल बताया गया है, शुक्र के उपाय बताए गए हैं। यानी कि सभी ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है और उसका क्या फल रहेगा और क्या उसके उपाय होने चाहिए, क्या उसको परेशानी आ सकती है उस ग्रह से, अच्छा है या बुरा है, और बुरा है तो उसके क्या उपाय होने चाहिए, और अच्छा है तो इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह के इसमें सभी ग्रहों के बारे में, जिस भी भाव में ग्रह स्थित है उसका फल और एवं उपाय वगैरह इसमें बताए हुए हैं।
इसके बाद जो बहुत जरूरी इसमें चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं, लाल किताब से जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कारण और उपाय। अब जैसे कोई जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं उस विषय में यहाँ पे बताया गया। जैसे सबसे पहले इसमें बताया शिक्षा से संबंधित भविष्यवाणी और लाल किताब के उपाय। तो इसमें बच्चे की शिक्षा में क्या क्या अवरोध आ सकते हैं, किस तरह की शिक्षा उसको प्राप्त करनी चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा, कितनी प्राप्त करेगा, क्या अड़चन परेशानी होगी और क्या उसके उपाय होंगे, उसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योग बताए गए हैं कि जीवन में क्या क्या उसको कष्ट आ सकते हैं शारीरिक, और शारीरिक कष्ट से बचने के लिए क्या उपाय उसको करने चाहिए, यह जानकारी दी गई है। फिर धन, व्यापार, रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, रोजगार की स्थिति कैसी रहेगी, क्या इनको रोजगार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार करना चाहिए, और नौकरी करनी है तो किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। उसके बाद लाल किताब से मकान से संबंधित सावधानियां और योग वो बताए गए हैं कि आप मकान बनाएं तो मकान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस दिशा का मकान आपके लिए शुभ रहेगा, किस दिशा का अशुभ रहेगा, मकान में कहाँ कहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, यानी वास्तु की जानकारी, और घर में इस जातक से संबंधित कौन सी चीज कहाँ पर उपस्थित हो, यह यहाँ पे जानकारी दी गई है मकान से जुड़ी हुई। उसके बाद मकान के बाद हम आते हैं विवाह, स्त्री और गृहस्थ सुख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योग। विवाह में अगर विलंब है तो उसके क्या उपाय होंगे, और विवाह किस दिशा में करना चाहिए, जातिका कैसी मिलेगी, विवाह के लिए पत्नी कैसी रहेगी उसकी, और जातक गृहस्थ जीवन किस प्रकार जिएगा, कैसा उसका जीवन रहेगा, गृहस्थ में किसी तरह की समस्या तो नहीं है, और समस्या आएगी तो उसका क्या उपाय करना चाहिए इसमें बताया गया है। पत्नी की सेहत खराब रहेगी या नहीं रहेगी, या खराब होगी तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी जानकारी जो है दिखाई गई है, बताई गई है। और किस वर्ष में विवाह करना चाहिए, कौन सा वर्ष शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा, कौन सी दिशा जातक के लिए शुभ रहेगी, कौन सी अशुभ रहेगी, विवाह के समय क्या उपाय आपको करना चाहिए, कौन सा उपाय करके आप बुरे फलों से बच सकते हैं। जैसा कि कई बार क्या होता है, जातक की कुंडली में शुक्र नवम भाव में होता है, तो ऐसे में बोला गया है कि 25वें वर्ष में जातक का विवाह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर चंद्रमा लगन में है तो 28 साल से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा लाल किताब में बताया गया है। तो यहाँ पर समय बताया गया है किस वर्ष में विवाह होना चाहिए। फिर ये भी बताया गया है कि विवाह करते समय अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसको कैसे हमने ठीक करना है, पत्नी मायके से क्या चीज लेकर आए जिससे उसका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाए, या जातक विवाह के समय क्या चीज करे जिससे उसके अशुभ फल जो हैं वो दूर हो सके, और क्या उपाय करके इंसान अपने गृहस्थ को और उत्तम बना सकता है। ये सारी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। संतान से संबंधित भविष्यवाणी, यानी संतान कैसी होगी, कितनी संतान होंगी, संतान के लिए अगर कोई कष्ट है, विलंब है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, संतान की सेहत के लिए क्या करना चाहिए, और संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए ऐसे जातक को, पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये सभी जानकारी इसमें दी गई है। संतान अगर होती है तो उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह जानकारी दी है। जैसे किसी जातक की कुंडली में शनि यदि पंचम भाव में बैठे हों तो कहा जाता है कि मीठा नहीं बांटना है। तो अब अगर आपके पास में जन्मपत्री होगी और अपने ग्रह के बारे में पता होगा तो आप वो कार्य नहीं करेंगे। पंचम भाव में शनि हो तो स्पेशली कहा गया है कि
48 साल से पहले आप मकान ना बनाएं, नहीं तो संतान की सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी बातें बताई हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस उपाय से संतान के लिए लाभ होगा, किस उपाय से हानि होगी, किस कार्य से हानि होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। क्या दान करना है, क्या नहीं दान करना है, ये बताया गया है। आगे लाल किताब से इकट्ठा बैठे हुए ग्रहों के बारे में फल दिया गया है। ये तो एक एक करके ग्रह थे। अब कई बार क्या होता है, कुंडली में एक से ज्यादा इकट्ठे ग्रह बैठे होते हैं। कहीं पे 2 ग्रह इकट्ठे बैठे होते हैं, कहीं पे 3 ग्रह इकट्ठे बैठे होते हैं। अब 3 ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए क्या फल देंगे, या दूसरे भाव में 2 ग्रह बैठे हैं वो क्या फल देंगे, 4 ग्रह बैठे हैं वो क्या फल देंगे, उस इकट्ठे बैठे ग्रहों के फल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, भविष्यवाणी की गई है। फिर लाल किताब से अन्य महत्वपूर्ण भविष्य फल बताए गए हैं इसमें। जैसे लाल किताब के आधार पे कुंडली में प्रकार होते हैं कुंडली के, जैसे अंधे ग्रहों की कुंडली, 10वें भाव में अगर एक से ज्यादा ग्रह ऐसे बैठे हों जो आपस में शत्रु हों तो अंधी कुंडली बन जाती है। तो ये कुंडली आपकी अंधी है या नहीं, ग्रह अंधे हैं या नहीं, इसकी जानकारी इसमें संपूर्ण दी गई है। फिर आधे अंधे ग्रहों की कुंडली, रतांध कुंडली तो नहीं है, वो जानकारी दी गई है। धर्मी टेवा है या नहीं है, इसमें शनि और बृहस्पति यदि इकट्ठे हो जाए या राहु 4थे भाव में बैठे हों तो कुंडली धर्मी हो जाती है। यहाँ पे ग्रह जो है अशुभ फल नहीं देते हैं। तो वो बताया। नाबालिग कुंडली तो नहीं है, नाबालिग कुंडली में ग्रहों का फल जो है 10 साल तक नहीं मिलता है। और अगर पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो नाबालिग कुंडली बनती है। और ऐसे इंसान को पूरे जीवन में किसी ना किसी का साथ लेकर ही आगे बढ़ना होता है। अकेले वह इंसान अपने बारे में सही फैसला नहीं ले पाता है। फिर कालसर्प योग है या नहीं है, कुंडली में अगर कालसर्प योग है तो उसका क्या उपाय होना चाहिए। लाल किताब से राजयोग है या नहीं है, जीवन में राजा समान सुख यह हासिल करेगा या नहीं हासिल करेगा, वो बताया है। लाल किताब के ऋण बताए गए हैं। लाल किताब में मांगलिक दोष अगर कुंडली में है या नहीं है, अगर है तो उसका क्या उपाय लाल किताब का होना चाहिए, वो इसमें संपूर्ण जानकारी दी है। फिर लाल किताब में वर्जित और अवर्जित उपाय बताए गए हैं, इसमें क्या इंसान को करना है, क्या नहीं करना है। जैसे इसमें बताया आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, आपको सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। तो आपके पास में अगर जन्म कुंडली होगी तो आपको पता होगा कि मुझे किन वस्तुओं का दान करना है, शुभ है मेरे लिए, और किन वस्तुओं का दान मुझे कदापि नहीं करना है। जैसे 6ठे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हों तो कहा जाता है कि सफेद चीजों का दान कदापि ना करें, जैसे चांदी, चावल, दूध, खीर, इन चीजों का दान ना किया जाए। ऐसे ही यदि 6ठे भाव में शनि बैठे हों तो चमड़े की चीजें नहीं लेनी चाहिए, हमें चमड़े की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए पास में। तो ये सारी जानकारी आप जन्म कुंडली में हासिल कर सकते हैं। ऐसे एक एक चीजें आपको बताना संभव नहीं है कुंडली देखकर, और अगर बताना संभव भी है तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है, और इतना समय ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास होता है ना आपके पास होता है। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आप अपनी जन्म कुंडली देखकर, पढ़कर जान सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं आपको करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके मकान में कुछ हिस्सा कच्चा जरूर होना चाहिए। शुक्र की उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई कच्चा स्थान छोड़ा हुआ है। दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना है। तो दक्षिण मुखी मकान में किसको रहना शुभ रहेगा, किसको नहीं रहेगा, ये भी इसमें बताया है। वैसे तो दक्षिण मुखी मकान किसी के लिए ही शुभ रहता है, बहुत कम लोगों के लिए शुभ रहता है, और ज्यादातर लोगों के लिए अशुभ ही होता है। लेकिन फिर भी आपकी ग्रहों की स्थिति से पता चलता है कि शुभ है या अशुभ है। तो वो सभी वर्जित और अवर्जित नियम इसमें बताए गए हैं, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। फिर आपके लिए कौन सा रत्न आपके लिए भाग्यशाली होगा, किस रत्न को धारण करने से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, किस रत्न को धारण करने से आपकी सेहत, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा,
किससे आपका भाग्य उन्नत होगा, यह सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। फिर रुद्राक्ष वगैरह आप धारण करना है या नहीं करना है, और करना है तो कौन सा धारण करना है, यह जानकारी भी यहाँ पे संपूर्ण तरीके से दी गई है। लास्ट में यहाँ पे वर्षफल दिया जाता है, जो समय चल रहा होता है उस साल का यहाँ पे वर्षफल दिया जाता है। तो एक साल का हम यहाँ पे वर्षफल देते हैं, जिसमें उस समय कौन सा ग्रह आपका खराब है, किस ग्रह का आप उपाय करके उस साल की जो मुसीबतें, जो परेशानियां हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, उपाय आपने कैसे करना है, और वर्षफल में आप किस प्रकार अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं, किस ग्रह से आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, किस ग्रह से आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं, कौन सा ग्रह उस वर्ष में आपके लिए विवाह कारक होगा, कौन सा ग्रह धन की प्राप्ति में आपके लिए सहायक होगा, किस चीज का इस वर्ष आपको दान करना है, किस चीज का दान इस वर्ष नहीं करना है। यह संपूर्ण जानकारी जो है वर्षफल में दी जाती है। कौन से उपाय करने होंगे आपको, क्या उपाय करके आप अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं, इस वर्ष आपको कौन सा उपाय करके आपके अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है, वो संपूर्ण जानकारी जो है दी गई है इस लास्ट वाले चैप्टर में, वर्षफल वाले में। और वर्षफल में प्रेडिक्शन भी की गई कि इस वर्ष आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या आपके साथ में घट सकता है, कैसा कार्य आपका रहेगा, धन की प्राप्ति कैसी रहेगी, संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, विवाह होगा या नहीं होगा, वो संपूर्ण जानकारी जो है वर्षफल में दी होती है। और यह 50 पेज की कंप्लीट जन्मपत्री होती है, और 50 पेज की इस जन्मपत्री की कीमत मात्र 2100 रुपये रखी गई है। 2100 रुपये की यह जन्मपत्री है, जिसमें आपके जीवन का संपूर्ण हाल है, संपूर्ण उपाय हैं, और सभी पहलुओं पर बारीकी से जो है सोच विचार करके, काफी बारीकी से इसकी स्टडी करके इसमें जो उपाय लिखे हुए हैं। और इतना सब कुछ करने के बावजूद हम कुंडली को एक बार फिर से देखते हैं, और जो चीज इसमें सबसे जरूरी है, जो उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है, एक पहले वाले पेज पे वो सारी जानकारी, वो सारी सावधानियां हम लिखकर देते हैं अपने हाथ से। यानी जो उसमें लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन एक पेज आपके लिए संपूर्ण जानकारी के लिए इसमें दिया जाता है, जिसमें उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय आपको पहले करना है, किस उपाय को अभी करना बहुत जरूरी है, वो सारी जानकारी एक अलग से पेज इसमें लगाया जाता है, जिसपे लिखा जाता है, अपने हाथ से हम लिखते हैं। और ये सारी जानकारी आपको इस जन्म पत्री में मात्र 2100 रुपये में मिलती है। आप किसी को कुंडली भी दिखाएंगे तो भी कुंडली देखने के ही चार्ज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के 10-10 हजार, 11-11 हजार हैं। बहुत से 5100 रुपये लेते हैं, बहुत से 2100 रुपये लेते हैं। यहाँ पे आपको 2100 रुपये में जन्म पत्री तो मिलती है, साथ ही साथ आपकी जन्म पत्री देखने के बाद उसके बारे में क्या क्या कमी है, क्या क्या परेशानियां हैं, वो भी इसमें लिखकर हम स्पेशली देते हैं। तो जन्म पत्री देखी भी जाती है और उसके साथ के साथ आपको बना के दे भी दी जाती है। तो लाल किताब जन्म पत्रिका आपके घर में जरूर होनी चाहिए। आप अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं, अपने बारे में सावधानियां जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को अगर उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं, अपने संतान के बारे में अगर चाहते हैं कि संतान तरक्की करे, लाभ पाए, तो ये चीज आपके घर में होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका हमें अगर ना पता हो तो बहुत बड़ी हानि हमें झेलनी पड़ जाती है। कोई बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तो ये ग्रहण दोष पिता के लिए अति मारक सिद्ध हो जाता है। मैंने आज तक ग्रहण दोष की जितनी भी कुंडलियां देखी हैं उसमें 90% कुंडलियां ऐसी थी जिनके पिता नहीं थे। कोई 24 साल की आयु में खत्म हो गया, कोई 11 साल की आयु में खत्म हो गया। बच्चे की 11 साल की आयु हुई, पिताजी नहीं रहे, 18वें साल में पिताजी नहीं रहे, 21 से 24 के बीच में कई पिता चले गए बच्चे को छोड़ के, किसी में 28वें साल में मृत्यु हुई। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो वो
आपको कुंडली दिखाकर ही पता लगेगा या कुंडली बनाकर पता लगेगा। तो जब आप बच्चे की कुंडली बनवाते हैं तो उसमें वो संपूर्ण जानकारी होती है जो आपके भविष्य को बढ़िया बना सकती है, आपके जीवन में घटने वाली कई अशुभ घटनाओं से आपको बचा सकती है। जीवन में घटने वाली कई ऐसी बातें होती हैं जो आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। आपको पहले ही उसकी जानकारी दी जाती है और उसके उपाय भी आपको बताए जाते हैं कि आप अगर इन उपाय को कर लें तो आने वाले इस बुरे कष्ट से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप यह जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान आप व्हाट्सएप पर भेजें और इसकी जो अमाउंट है वो आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस आपको भेजना होगा मोबाइल नंबर के साथ में और पिन कोड के साथ में। तो यह जन्म पत्री बना के पूरा उसके बारे में लिख के, आपके जीवन के बारे में पूरी जानकारी लिख कर ये यहाँ से आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।